प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्नोत्तर लिखाए जाने हैं। रीढ़ की हड्डी आप पढ़ चुके हैं। इस एकांकी के द्वारा आपको नारी शिक्षा के विषय में जागरूक किया गया है कि नारी को शिक्षित करके समाज में उचित स्थान दिलाना हमारा कर्तव्य है। और जिस समय एकांकी लिखी गई थी उस समय शायद स्त्रियों को उनकी शिक्षा के लिए उतना महत्व नहीं दिया जाता था, और आज ऐसा नहीं है। आज स्थितियाँ बदली हैं और आज की लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं। आज उमा जैसी लड़कियों की कमी है। उमा जैसी कितनी लड़कियां कितने घरों में। ऐसा नहीं कि वो अभी पढ़े लिखे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई को छिपाया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि आजकल स्त्रियों की पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा एक सम्मान का प्रश्न है। उसे लोग सम्मान से जोड़ रहे हैं। इस एकांकी के माध्यम से राम स्वरूप जैसे पिता को सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें, वे छल कपट की शेष दुनिया के कपट जाल में स्वयं को न ढालें। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। इसमें एकांकीकार पूरी तरह से सफल रहा है। ठीक है। और इस एकांकी में थोड़ा थोड़ा हास्य भी विद्यमान है। मालिक और नौकर की झोंक भी मजाकिये लहजे में है। नौकर की मूर्खतापूर्ण बातें और राम स्वरूप के करारे उत्तर हंसी पैदा करते हैं। नौकर अपनी मूर्खता पर खुद भी हंसता है, मालिक के आदेश का गलत अर्थ लेता है। बिछाने की चादर की बजाय मालिक की धोती मांगना ऐसे दृश्य हैं जो पाठक को हंसने को मजबूर कर देते हैं। रामस्वरूप पत्नी प्रेमा के प्रसंग भी हास्यजनक हैं। पति का पत्नी को बार बार मूर्ख कहना, ग्रामोफोन कहना, पत्नी का स्वयं को मूर्ख मान लेना, यह भी हास्य का प्रतीक है। एकांकी का अंत व्यंग से होता है। जब उमा गोपाल प्रसाद तथा शंकर को आड़े हाथों लेती है तो हंसी व्यंग की चोट में बदल जाती है। इस प्रकार यह कहानी उद्देश्यपूर्ण मार्मिक कहानी है। और इस एकांकी के द्वारा लेखक, एकांकीकार समाज में लड़कियों की उपेक्षा, उनकी शिक्षा की उपेक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। तो आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? मनुष्य का यह स्वभाव है, उसका स्वाभाविक गुण है कि वह बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताता है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी हमारा ज़माना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कुछ बातें उस समय में अच्छी रही हो, पर सारी बातें अच्छी रही हों यह भी संभव नहीं है। जो बातें अच्छी थीं वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होंगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हों यह आवश्यक नहीं है। हर समाज की आवश्यकताएं
समयानुसार बदलती रहती हैं। जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ाना भले आवश्यक न समझा जाता रहा हो, पर आज स्त्रियों की शिक्षा समाज की आवश्यकता बन चुकी है। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। इसी तरह आज की बातें आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी हैं और तत्कालीन समाज के लिए भी बातें अच्छी रही होंगी। इस प्रकार उनके द्वारा की गई तुलना कतई ठीक नहीं है। प्रश्न संख्या 2 में राम स्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। प्यारे बच्चों, आप ये समझ लें कि उमा के पिता रामस्वरूप आधुनिक विचारों वाले तथा स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा के समर्थक हैं। वे अपनी पुत्री उमा को BA तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश करते हैं तब वही शिक्षा राह का रोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और BSc कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। उन्हें 10वीं पढ़ी बहू ही चाहिए। अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को छिपा जाते हैं कि उनकी लड़की BA पास है। उनके आचरण का यह विरोधाभास उनकी विशेषता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज को सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है। अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं था। वे चाहते थे कि उमा लड़के वालों के सामने सज धज कर जाए तथा अपनी BA पास होने की बात छिपाकर 10वीं पास होना बताए। वे चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। आज समाज में लड़का लड़की को समान दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। तो लड़की कोई वस्तु या मूक जानवर नहीं है किसी के इशारे पर काम करे। उसका भी अपना नैतिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। उसके साथ उसे जीवन भर रहना है। उसके बारे में जाने, उसकी रुचियों के बारे में जाने, पसंद के बारे में जाने, नापसंद के बारे में जाने और स्त्रियों की भी रुचि का, पसंद नापसंद का कहीं न कहीं सम्मान अवश्य किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार बताएं। आधुनिक विचार रखने वाले तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त होने से उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा। पर अंततः उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी। उधर गोपाल प्रसाद वकील होकर के भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की अपेक्षाकृत कम अपराधी, क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने झूठ बोला। हालांकि झूठ बोलना भी अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? क्या वह अपराधी नहीं होगा? निश्चित रूप से वह अपराधी ही कहलाए। इस तरह दोनों ही अपराधी हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा ऐसा कह करके
शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करती है? ऐसा कथन गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल, खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं और अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते। गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शंकर का भी चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। वह क्योंकि हॉस्टल का चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। शंकर में आत्मविश्वास की कमी है। शंकर झुक कर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। इस तरह से उमा का यह कथन अवश्य ही सही है। शंकर जैसी लड़की या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सही उत्तर दीजिए। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान है, वह शिक्षित लड़की है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपाए आते हैं, पर गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह उमा अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़तापूर्वक बता देती है। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो। तथा समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है। शंकर जैसे व्यक्तित्व से हमें न अच्छे समाजोपयोगी स्वस्थ विचारधारा वाले नागरिक मिलेंगे और न ही इनसे समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान की अपेक्षा ही की जा सकती है। वास्तव में समाज को उमा जैसे साहसी, स्पष्टवादिनी, वादिनी में द में छोटी ही होगी, तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या रीढ़ की हड्डी कांकी का जो नाम है वो सार्थक है या नहीं है, ये बताना है। तो जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का अत्यंत महत्व है, बैकबोन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी के सहारे हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। उसी कमज़ोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। इसी प्रकार समाज में नारी को रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसे उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति समाज में उचित स्थान दिए बिना संभव नहीं है। इस तरह से आज का जो ये भाग है, प्रथम भाग, यही समाप्त होता है। कल प्रश्नोत्तर अभ्यास के दूसरे भाग के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक हमें अनुमति दें। धन्यवाद।